हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉटनी। प्लांट फिजियोलॉजी में अब तक हम लोग देखे हैं कि क्या क्या मिनरल्स होते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं वो प्लांट को कहाँ से और कैसे वो अपने लिए लेते हैं, और प्लांट्स के विभिन्न भागों तक ये मिनरल्स कैसे पहुँचते हैं। तो इसको आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये। ओल्ड थ्योरी सेज दैट मिनरल अपटेक विथ वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट। ठीक है, पहले कहा गया था कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है उसी के साथ ही ये रूट द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। लेकिन पैफर 1900 इन्होंने प्रूव किया और कहा कि मिनरल्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन एंड देयर एब्जॉर्प्शन एंड मैकेनिज्म फ्रॉम डिफरेंट मेथड। ठीक है, इन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मिनरल जो है अलग अलग चीज़ों के लिए बने हैं। ठीक है, इनका अलग अलग रोल होता है, इसलिए इनका जो अवशोषण की विधि है वो भी अलग तरीके से होता है। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन 3 phases, दैट इज़ फर्स्ट सॉल्यूबल, सेकेंड एक्सचेंजेबल एंड थर्ड इज़ फिक्स्ड स्टेट। ठीक है, ये 3 अवस्थाओं में मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। एक होता है सॉल्यूबल, दूसरा है एक्सचेंजेबल, तीसरा है फिक्स्ड। अगर सॉल्यूबल जो होता है वही जो है प्लांट्स को प्राप्त होता है। ठीक है, और ये सॉल्यूबल जब प्लांट ले लिया जाता है तब क्या होता है, इसमें इसकी सांद्रता में कमी आ जाती है। और ये कमी किसकी द्वारा पूर्ति होती है, एक्सचेंजेबल के कारण। ठीक है, जो एक्सचेंजेबल मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूबल मिनरल्स में बदल जाते हैं। ठीक है, सॉल्यूबल मिनरल्स में बदलने के बाद क्या होता है, एक्सचेंजेबल में कमी आ जाती है। अब एक्सचेंजेबल में क्या होता है, कमी होती है जब विनिमय करने वाले मिनरल्स में कमी आती है, तब जो फिक्स्ड होते हैं, जो स्टेबलाइज मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंजेबल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और इसकी संतुलन इस प्रकार से बना रहता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। फिक्स्ड है वो क्या है, जो सॉइल में हार्ड मिनरल के रूप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उपस्थित होते हैं। एक्सचेंजेबल एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसमें क्या होते हैं, उनकी सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जिसको प्लांट जो है डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते। और ये जो है जब सॉल्यूबल किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूबलाइज हो जाते हैं तब क्या करते हैं, इसको कहते हैं सॉल्यूबल स्टेट, और यही जो है प्लांट्स को ग्रहण होता है। ठीक है, चाहे वो आयंस के रूप में हो या फिर किसी अवस्था के रूप में हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ थ्योरीज दिए गए इस मिनरल के एब्जॉर्ब करने के लिए। ये जो सॉल्यूबल मिनरल्स हैं इनको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ थ्योरीज वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई। तो ये जो है मुख्य रूप से 2 थ्योरीज दी गई, एक है पेसिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पहले हम लोग पेसिव एब्जॉर्प्शन को समझेंगे। पेसिव एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला जो मत है वो डिफ्यूजन मैकेनिज़्म का दिया गया। ठीक है, पेसिव एब्जॉर्प्शन के लिए ये कहा गया कि जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा या बाह्य एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसको हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट वैज्ञानिकों ने और भी कॉन्सेप्ट्स निकाले। तो पहला है डिफ्यूजन मैकेनिज़्म, जिसमें क्या कहा गया कि जो प्लांट्स में मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है। ठीक है,
मिट्टी से जड़ की जो कोशिकाएं होती है उसमें डिफ्यूजन के द्वारा जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि व्हेन रूटेड प्लांट डीप इनटू लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जब किसी प्लांट्स को लो कॉन्सेंट्रेशन मिनरल में से हायर कॉन्सेंट्रेशन मिनरल में रखा जाए तो क्या होते हैं, उसमें मिनरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, ये कहा गया। सेकंड है आयन एक्सचेंज थ्योरी, आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म के अनुसार कहा गया कि पादपों को किसी बाह्य विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन के आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन soil mineral in form of ions, that is cation or anion, exchange with root cell ion। ठीक है, रूट के सेल्स जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस आर एक्सचेंज पैसिवली विथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में जो उपस्थित हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है ये जो है कैटायंस और एनायंस के साथ जो है विनिमय करते हैं, एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, रखे गए एक जो है कार्बोनिक एक्सचेंज थ्योरी है। ठीक है, और दूसरा है कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी। तो इन हाइपोथेसिस को डिटेल में देखते हैं। पहला है कार्बोनिक एक्सचेंज थ्योरी। तो कार्बोनिक एक्सचेंज थ्योरी में क्या कहा गया कि रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जल से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड जब क्या हो जाता है, इनका रूट के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं तब ये जो है हाइड्रोजन और कार्बोनेट में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयन। तब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जो है मिनरल्स के साथ जो क्ले पार्टिकल में उपस्थित होते हैं तो उनके साथ क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। हाइड्रोजन जो है उनकी जगह ले लेता है और जो पोटेशियम आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाने के बाद क्या होते हैं, ये जो मिनरल है वो रूट द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, ये कहना है कार्बोनिक एक्सचेंज थ्योरी में। अगला देखते हैं कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी। तो कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी में क्या, जेनी और ओवरस्ट्रीट ने इसको दिया था। ये जेनी है, जेनी एंड ओवरस्ट्रीट 1951। इसमें इन्होंने कहा कि आयंस ऑफ रूट सरफेस आर एक्सचेंज विद एलिमेंट्स ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉइल के सॉल्यूशन में जो उपस्थित मिनरल्स हैं, मिनरल एलिमेंट है, उनके साथ क्या होते हैं, जो रूट सरफेस में बॉन्डेड जो आयंस होते हैं उनके साथ एक्सचेंज होता है। आयंस ऑफ रूट सरफेस आर लूजली बॉन्डेड एंड ऑसिलेटेड। ठीक है, वो जो आयंस होते हैं जो रूट के पास होते हैं वो क्या करते हैं, दोलन करते रहते हैं और वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। और इसी तरह की जो दोलन है, ऑसिलेटिंग आयंस है, वो सॉइल के पास भी होता है और ये जो है एक दूसरे में विनिमय हो जाते हैं। तो ये कहना है कि जो विनिमय करते हुए आयन हैं, दोलन करते हुए आयंस है, वो एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। यही कॉन्टेक्ट एक्सचेंज थ्योरी है। ठीक, नेक्स्ट है डोनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी। डोनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी में ये कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट कहा गया।
इसको जो है डोनेन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, इसलिए इसको डोनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। बाय द वे, मान लीजिए एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसके भीतर फिक्स्ड एन आयंस हैं, ठीक है। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, एक्सेसिव फिक्स्ड आयन होती है, ठीक है। एंड इट कैन ईजली एग्जिस्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आराम से सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी जा सकता है। तब क्या करते हैं, इसको इस प्रकार की मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में डालते हैं और जिसमें कि केटायंस उपस्थित होते हैं और एन आयंस उपस्थित होते हैं। बराबर मात्रा में केटायन और एन आयन उपस्थित होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन में इसको डुबा दिया जाता है। जैसे कि ये पहला एक्सपेरिमेंट 1 है, ठीक। तो इसके क्या होता है फिर, तो मोर केटायंस आर डिफ्यूज इनटू सेल मेम्ब्रेन अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। जो केटायंस होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर जाने लग जाते हैं और तब तक जाते हैं जब तक कि उनका संतुलन पूरी तरह से ना बन जाए, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड डोनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी बिकॉज इट इज़ गिवन बाय डोनेन, ठीक है। तो इनका जो इक्विलिब्रियम था वो ये था कि बाहर में पॉजिटिव आयन इनसाइड, पॉजिटिव आयन आउटसाइड इज इक्वल टू निगेटिव आयन आउटसाइड एंड निगेटिव आयन इनसाइड, ठीक है। तो ये इनका दिया हुआ इक्वेशन था। इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इस क्रिया में जो बाहरी घोल है, ठीक है, आउटर सॉल्यूशन में जो केटायंस उपस्थित होते हैं, पोटेशियम के जो आयंस है, केटायंस है, ये जो है भीतर की ओर जो निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं इसको संतुलित करने के लिए अंदर जाने लग जाते हैं। और इस प्रकार जो सेल शेप है उनमें केटायंस की सांद्रता बाहरी घोल से अधिक हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि सेल मेम्ब्रेन को फिक्स्ड केटायन के लिए इम्परमिएबल माने जाए तो बाहर से भीतर की ओर क्या होता है, एक्स्ट्रा एनायंस जो है एकत्रित होने लग जाता है। इस क्रिया में आयंस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत इकट्ठा होती है और क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले केटायंस कोशिका के बाहर की अपेक्षा कोशिका के अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। तो यही जो है डोनेन्स इक्विलिब्रियम थ्योरी है, ठीक है। केटायन कॉन्सेंट्रेशन इन सेल शेप इंक्रीज्ड आफ्टर डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन के बाद क्या होते हैं, अंदर में केटायंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। देन नेक्स्ट है मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस इज सिंपल, इट इज गिवन बाय क्रैमर 1956 एंड काइलिन 1907। In according this theory, mineral ion are move in with mass flow, ठीक है। जो मास फ्लो यानी एक साथ पानी के साथ जो है ये ट्रांसपिरेशन की क्रिया से पौधे के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यही कहलाता है मास फ्लो हाइपोथेसिस। लोपिंसिंकी 1964 एक्सपेरिमेंट इन टोमेटो, ठीक है। इस वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया एक टोमेटो के ऊपर। पहले इन्होंने टोमेटो का जो प्लांट है उसको लिया और उसके जो अगले सिरे है उसको काट दिया। काटने से क्या होता है, जो अंदर का जो सेल है रूट के तरफ का जो बहाव है वो एक्सक्यूज होके क्या होता है, बाहर आ जाता है। और यही जो है इसमें देखा गया कि इसमें क्या होते हैं, साथ में मिनरल्स भी वाटर के साथ निकलते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सक्यूजन है ये क्या होता है
किसके द्वारा खिंचाता है? ये वाष्पोत्सर्जन होने से खिंचाता है। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन की क्रिया क्या होती है? मास फ्लो को प्रभावित करती है। ट्रांसपीरेशन जितना ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल उतना ही बढ़ते जाता है। तो ये कहना है मास फ्लो हाइपोथेसिस में। अकॉर्डिंग टू देम मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विथ ट्रांसपीरेशन। तो ये है मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब देखते हैं ऑब्जेक्शंस। इस जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है इसके क्या क्या आपत्तियां जताई गई इसमें। तो सबसे पहले कहा गया कि मिनरल एब्जॉर्प्शन इज मोर देन फास्ट प्रोसेस देन पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मिनरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक फास्ट प्रोसेस है जो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन से नहीं समझाया जा सकता। Absorption of mineral and their accumulation is not clear with theory of opposite direction of osmotic gradient. ठीक है, हॉबर 1945 एंड रेवन 1967 इन्होंने बताया कि जो सॉल्ट एक्यूमुलेशन है, सॉल्ट एब्जॉर्प्शन है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के विरुद्ध जो बताया जा रहा है वो क्या हो जाता है? स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता है इसको। और बोला गया कि इट इज़ प्रूव दैट रिलेशनशिप बिटवीन मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत गहरा संबंध होता है। तो ये जो आपत्तियां हैं ये प्रूव करती हैं कि क्या होता है? मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की क्या क्या थ्योरीज दी गई। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला दिया गया कैरियर कॉन्सेप्ट, जिसको हॉर्नेट नामक वैज्ञानिक ने 1937 में दिया। इसमें कहा गया कि आयन ट्रांसपोर्ट इनटू सेल बाय कैरियर्स, जो कि कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? कैरियर की भांति कार्य करते हैं। इट नीड मेटाबॉलिक एनर्जी एंड मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल फॉर फ्री आयंस। ठीक है, ये जो है मेम्ब्रेन जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वो आयंस के लिए क्या होते हैं? फ्री आयंस के लिए इम्परमिएबल होते हैं। और ये इम्परमिएबल होने के कारण ही इन कैरियर्स की ज़रूरत पड़ती है। The carriers make carrier ion complex with specific ions, and the ion complex turn toward into inner space, and the cell release this enzyme into specific ion. ठीक है, this specific ions को क्या करते हैं? ये जो एंजाइम्स होते हैं या कैरियर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये क्या करते हैं? जब अंदर की ओर ये मुड़ता है तब ये जो है आयंस को रिलीज कर देते हैं इंटर सेलुलर स्पेस में। ATP एनर्जी एंड स्पेसिफिक एंजाइम नीडेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनके एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? कुछ एंजाइम्स और ATP एनर्जी चाहिए। नॉर्मली फॉस्फोकाइनेज ग्रुप ऑफ एंजाइम हैज़ प्रेजेंट। तो ये था कैरियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस। साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस नाम से स्पष्ट है कि इसमें मेन रोल क्या होता है? साइटोक्रोम का होता है। ठीक है, इसको लुडेनग्राथ 1933 एंड ब्रूस्ट्रॉम 1954 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया। एनायन एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन विच हैव साइटोक्रोम सिस्टम एंड व्हेन द प्लांट, इसमें एक्सपेरिमेंट कहा गया कि जब प्लांट को क्या करते हैं? वाटर में डुबाते हैं और उसके बाद सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबाते हैं, देन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? इस इंक्रीज हो जाता है, जो कि नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है सॉल्ट रेस्पिरेशन।
ठीक, जो रेस्पिरेशन की क्रिया बढ़ा देता है, ये कहा गया। केटायन कैन नॉट एब्जॉर्ब इन साल्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ ये जो थ्योरी है वो एनायंस के एब्जॉर्प्शन के लिए है। ये जो है इससे केटायंस का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं दर्शाया जा सकता। इसमें कहा गया कि सॉल्ट का जो केटायन सॉल्ट है उनका एब्जॉर्प्शन रेस्पिरेशन की क्रिया द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक है, यानी इसमें केटायंस का एब्जॉर्प्शन नहीं होता रेस्पिरेशन के द्वारा। और when ETS cycle release electron then cytochrome absorb ions। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाता है तब उसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। तब वो क्या करता है, एनायंस को एब्जॉर्ब करता है। और एनायंस क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो ये कहा गया साइटोक्रोम पंप हाइपोथेसिस में। अगला देखते हैं बेनेट क्लार्क हाइपोथेसिस। बेनेट क्लार्क हाइपोथेसिस जो है बेनेट और क्लार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसमें कहा गया कि मिनरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड के द्वारा होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, लेसिथिन और एटीपी भाग लेते हैं। लेसिथिन जो है, लेसिथिन के पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, केटायन होता है। लेसिथिन हैव फॉस्फेट ग्रुप विथ केटायन एंड कोलिन ग्रुप विथ एनायन। अगर हम एक लेसिथिन की संरचना देखें तो इसमें क्या होते हैं, ऊपर में CH3, फिर नाइट्रोजन N+, देन CH2 ट्वाइस, देन एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो कि क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है, ये जो है कोलिन ग्रुप है। ठीक है, जिसमें ये प्लस नाइट्रोजन के प्लस जो आयन है, ठीक, ये एनायन से कनेक्टेड होता है। और ये जो केटायन ऑक्सीजन है ये किसी केटायन से कनेक्टेड होता है। एनायन जो है केटायन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और आगे जो है इस प्रकार के फॉस्फोलिपिड में 2 चेन होते हैं। ठीक है, जब कार्बन समूह के, तो ये क्या है, एक फॉस्फोलिपिड की संरचना है जिसमें क्या होते हैं, एक लेसिथिन ग्रुप, कोलिन ग्रुप और एक लेसिथिन ग्रुप होता है। लेसिथिन में क्या होता है, केटायन, और कोलिन में एनायन होता है। ठीक, आगे देखते हैं। लेसिथिन हाइड्रोलाइज इनटू फॉस्फोटिडिक एसिड एंड कोलिन। ठीक है, लेसिथिन टूट के क्या हो जाता है, फॉस्फोटिडिक एसिड एंड कोलिन में बदल जाता है, और ये अगेन रीफॉर्म होके लेसिथिन बना लेते हैं। लेसिथिन वर्क एज अ कैरियर एंड इट इज़ यूज फॉर आयन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें क्या करती हैं, आयन एब्जॉर्प्शन का कार्य कौन करती है, लेसिथिन करती है। देन फिर देखते हैं एटीपी थ्योरी। एटीपी थ्योरी जो है लैटिस एंड सटक्लिफ नामक वैज्ञानिक ने 1959 में दिया था। इसमें विशेष रूप से केटायंस के अवशोषण के लिए बात की गई। उन्होंने बताया कि एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करके मिनरल्स के आयंस का अवशोषण सेल के अंदर होता है। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम्स भी भाग लेते हैं। इन दिस प्रोसेस सम एंजाइम्स आर आल्सो इंक्लूडेड। ठीक,
आगे कहा गया कि एटीपी हैज़ टू वर्क। ठीक है, एटीपी के दो कार्य होते हैं। पहला जो है रिलीज आर सेपरेट टू फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, या तो फॉस्फेट समूह से जुड़ता है या फिर क्या होता है, पृथक हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कार्बोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फर्स्टली क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, देन फिर डीफॉस्फोराइलाइज होके क्या करते हैं, जो केटायंस है उनसे संयोग करते हैं। ठीक है, और पुनः ये क्रिया चलती रहती है और एटीपी क्या होते हैं, मुक्त हो जाता है। सेकेंड वर्क जो है फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड जो होते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, वो केटायन से बाउंड होते हैं एंड विथ दिस कॉम्प्लेक्स रिलीज केटायन इनटू सेल। ठीक है, जो केटायन फॉस्फोराइलेट हुआ वो क्या करता है, केटायन से बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद ये क्या करता है, सेल के अंदर केटायन को रिलीज करता है और फ्री हो जाता है। ठीक, इस प्रकार जो रेवन नामक वैज्ञानिक हैं उन्होंने 1967 में इसको एक्सप्लेन किया केटायंस एब्जॉर्प्शन को विथ एटीपी। ठीक है, और इसको जो है निटेला ट्रांसल्यूसेंस और हाइड्रोडिक्टियन अफ्रीकेनम में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इन दो एल्गी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया कि एटीपी द्वारा क्या होता है, आयंस का विनिमय होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। तो क्या क्या अफेक्ट करने वाले कारक हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, खनिज लवणों का अवशोषण क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन टेम्परेचर जो है 0 से 40 डिग्री के बीच क्या होता है, इतने में ही इंक्रीज होता है। लेकिन इनसे कम या ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रभावित होती है, जिससे मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये टेम्परेचर का प्रभाव है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए ये देखा गया कि ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में एक्टिव मिनरल सॉफ्ट एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तेज़ी से होता है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, उसमें कमी से डिक्रीज होने लग जाते हैं मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो है होता है वह है लाइट। लाइट का प्रभाव पौधे की कई क्रियाओं में होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया, तो इस पे इसका प्रभाव पड़ता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन पे भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है पीएच ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉइल सॉल्यूशन या प्रायः ये देखा गया कि मिट्टी के घोल में पीएच बढ़ाने से, इंक्रीज करने से क्या होते हैं, एन आयंस का जो अवशोषण है वो घट जाता है। एन आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसकी विपरीत केटायंस जो होते हैं, केटायंस का अवशोषण क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि एल्कलाइन पीएच में क्या होते हैं, फास्फोरस का अवशोषण क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन दूसरे जो केटायंस है उसका अवशोषण बढ़ जाता है। इसके बाद देखते हैं इंटरेक्शन ऑफ साल्ट। इंटरेक्शन ऑफ साल्ट क्या होते हैं, कुछ तत्व के आयंस जो हैं, जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं, उनके कारण दूसरे तत्व के आयंस का अवशोषण क्या होता है, अधिक होने लग जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कैल्शियम आयन जो होते हैं, कैल्शियम आयन ये क्या होते हैं, इसके आयंस, इस आयंस के कारण पोटेशियम के आयंस का अवशोषण क्या होता है, अधिक होता है। इसके अतिरिक्त बेरियम Ba, बेरियम जो आयंस है
स्ट्रोंशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जो है इनके जो आयंस है इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती है, जिससे खनिज लवण का अवशोषण प्रभावित होता है। ठीक है, अगर ये कम या ज़्यादा हो तो दूसरे साल्ट के एब्जॉर्प्शन में भी प्रभाव पड़ता है। सिक्स्थ है ग्रोथ। ये जो है इंटरनल फैक्टर है। अभी तक हमने ये जो अभी तक देखे 5 जो हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं। अब देखते हैं इंटरनल फैक्टर। तो ग्रोथ और एजिंग जो है इंटरनल फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं। तो ग्रोथ किस प्रकार से प्रभावित करता है, यदि कोशिका विभाजन में क्या होता है, सही रूप से चलता रहे, ठीक है, प्लांट में ग्रोथ बढ़िया होते रहे, ठीक है, तो पौधे की जो खनिज अवशोषण है वो अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन प्लांट जितना बढ़ेगा, ठीक है, लंबाई में जितना और उसकी मोटाई जितनी बढ़ती जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ जितने होते जाएंगे, जो मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन है उस वो जो है डिक्रीज होते चला जाता है। ठीक है, एजिंग से क्या होता है, जितने भी परिपक्व प्लांट्स होते हैं उनमें साल्ट का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होने लग जाता है, क्योंकि जो रूट्स और अदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या होता है, बाहर में सुबेरिन की लेयर्स बनते जाती है, सुबेरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या होता है, जो मिनरल एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये भी मिनरल एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, यानी जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बाकी जो टॉप है, डाउन है, बाकी जगहों पे किस माध्यम से पहुंचते हैं, तो इसको कैसे पता चलता है। तो इस क्रियाविधि के लिए जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है उसको प्रयोग किया गया, तो उससे बताया गया कि जाइलम द्वारा क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसलोकेशन मिनरल्स का होता है, और कुछ मात्रा में फ्लोएम भी इसकी भूमिका में अदा करता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक हैज़ एक्सपोज टू पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक जो है इससे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में और ट्रांसलोकेशन में इसके पाथ को क्लियर करने के लिए बताता है। तो इसकी जो ट्रांसलोकेशन है वो 2 माध्यम से होता है, एक होता है अपवार्ड ट्रांसलोकेशन और दूसरा होता है डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। अपवार्ड ट्रांसलोकेशन को हॉगलैंड एंड शाउट 1939 में अपने प्रयोगों द्वारा बताया। ठीक है, हिज एक्सपेरिमेंट ऑन विलो प्लांट, ठीक है, बाई रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। ठीक है, इसके जानने के लिए इन्होंने रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक का प्रयोग किया। इन्होंने एक विलो प्लांट लिया और क्या किया, उसके जो तने हैं उसको काट के उसमें जाइलम के हिस्से को निकाल कर क्या कर दिया, उसमें मोम की कागज़ रख दिया, वैक्स पेपर रख दिया, और उसको पोटेशियम, रेडियो एक्टिव पोटेशियम के साथ 5 घंटे तक रखा। ठीक है, और बाद में 5 घंटे के बाद उनका ऊपरी सेक्शन काट के देखा तो क्या हुआ, जो जाइलम की उन्होंने स्ट्रिप बनाई थी, वैक्स पेपर का जो स्ट्रिप बनाया था उसमें जो है पोटेशियम, जो रेडियो एक्टिव पोटेशियम है उसको देखा। तो इससे सिद्ध होता है कि जो साल्ट ट्रांसलोकेशन है वो किससे होता है, जाइलम द्वारा होता है। अब देखते हैं डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन भी एक्सपेरिमेंटेड प्रूव्ड हो चुका है कि ये किससे होता है, ये फ्लोएम से होता है। ठीक है, फ्लोएम से डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन होता है, और ये जो
दिस मिनरल कैन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इनसे जो ट्रांसलोकेशन होता है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मोबाइल और दूसरा है इमोबाइल। ऐसे तत्व जो कि फ्री आयन के रूप में इधर उधर जाते रहते हैं, तो ये जो है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम, सल्फ़र, मैग्नीशियम और क्लोरीन है मोबाइल में। एंड इमोबाइल में यानी जो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थिर अवस्था में एक्यूमुलेट होते हैं, इनको कहते हैं इमोबाइल। तो ये जो है कैल्शियम, फेरस यानी आयरन, बोरॉन और मैग्नीज हैं। ठीक, ये है डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है मतलब एब्जॉर्ब तो हो गया, अब फिर क्या होता है इसका जो ट्रांसलोकेशन हो जा रहा है वो किस प्रकार से होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन को हमने पढ़ा कि क्या होता है, 2 मेथड होता है, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मेथड। उसी प्रकार मिनरल्स भी एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट मेथड से क्या होता है, जाइलम तक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिनरल्स है वो सॉइल से, सॉइल के आउटर सरफेस जो होता है इससे एब्जॉर्ब होके रूट हेयर द्वारा क्या होता है, एपिडर्मिस में आता है। एपिडर्मिस में आने के बाद कॉर्टिकल रीजन से जाता है। ठीक है, कॉर्टिकल सेल से जाने के बाद अल्टीमेटली ये पहुंचता है एंडोडर्मिस लेयर में। ठीक है, एंडोडर्मिस लेयर में क्या होता है, कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है इनमें, इनकी जो मार्ग है उसमें रुकावट पैदा करता है। और जो एपोप्लास्टिक रूट है इसमें क्या करता है, यहाँ से एपोप्लास्टिक जो रूट है वहाँ बंद हो जाता है और ये एपोप्लास्ट ना होके सिम्प्लास्टिक पाथवे द्वारा मिनरल का ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, एक बार जो ये मिनरल एंडोडर्मिस को पार करने के बाद क्या होता है, जैसे ही जाइलम में पहुंचता है तो जाइलम सेल में क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है इसके कारण मिनरल जो है ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है। और यहीं से कुछ जो मात्रा में मिनरल्स होते हैं वो लेटरली ट्रांसफ़र होते हैं फ्लोएम सेल्स में। और ये फ्लोएम सेल्स क्या करते हैं, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन करते हैं मिनरल्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों द्वारा होता है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है, सिम्प्लास्ट जो रूट है वो मुख्य रूप से होता है। ठीक, और आज का इस तरह हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में और मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी तरह बने रहिए और हमारा ट्विटर ग्रुप भी दिया है और हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग विभिन्न टॉपिक पे जो भी डाउट्स होते हैं उसको क्लियर कर सकें और इसमें हम लोग टेस्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए।